गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बताया था ना एक बार आप लोगों के लिए, एक बार यहाँ बोलना पड़ता है, 2 बार बोलना पड़ता है। तो चलिए भाई साहब, ईमानदारी से अभी तक का जो मेरा रिकॉर्ड था, तो मैं चैप्टर में आता था। एक जगह ज़रूर था कि बहुत छोटे बच्चे थे, तो मैंने बेसिक से शुरू किया था। आज मुझे बेसिक से शुरू करना है। बच्चे अपना स्टैंडर्ड बता दें कि सर मैथ्स में कौन कौन कमज़ोर हैं। अगर बहुत संख्या कम होगी, क्योंकि मुझे एकदम जीरो से शुरू करना, मुझे उन बच्चों की परवाह नहीं है जिनसे आता है। आज वो अपना धैर्य रखेंगे, ठीक है। जिन बच्चों से बनता है आज वो अपना धैर्य रखेंगे। अब फिर मैं जीरो से भाई धीरे धीरे, नहीं तो मैं चाहूँ तो डायरेक्ट चैप्टर में आ जाऊँ। चैप्टर दे दिया ना आपको, अच्छे आराम से हाथ खड़ा करो, नो डाउट यार, क्यों टेंशन है, बहुत बहुमत है भाई। चलिए आराम से डाउन कर लीजिए। देखिए अब मेरी क्या खासियत रहेगी, मैं आपसे सिर्फ वही पूछूंगा जो मैं पढ़ा चुका हूँगा। अरे सही है, अगर मैं पढ़ाया तो पूछ सकता हूँ ना, और जो मैंने नहीं पढ़ाया मैं उसे नहीं पूछूंगा आपसे। ये मेरा रिकॉर्ड है, ठीक है। तो आज से आप नोट करना शुरू कर दीजिए कि सर वही पूछेंगे जो सर ने पढ़ाया। अब भैया मैं एकदम जीरो लेवल से शुरू करता हूँ। जीरो का मतलब जीरो। अब देखो जीरो का मतलब जीरो कैसे। आप जानते होंगे विश्व में बहुत सारी भाषाएं हैं, गणित भाषाएं हैं। भाषाओं के अनुसार गणित तो सेम होती है, पर अलग अलग बोला जाता है, समझ रहे हो ना। मेरे हिंदी में उसको इकाई बोलते हैं, तो चाइनीज़ में कुछ और बोलते होंगे, जापानीज़ में कुछ और बोलते होंगे, सही है। तो आप लोग गणित की भाषा में पहचानते हो तो सभी होगे ना। बोर मत होना बेटा, एकदम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अपने आप लेवल बढ़ जाएगा, आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ लेवल हमारा बढ़ गया। मैं इसलिए शुरू करना चाहता हूँ ताकि मुझे ये भी ना बताना पड़े कि मैंने नहीं बताया था। गणित की भाषा में इसको क्या कहते हैं? हाँ, इसको और धीरे धीरे इस तरह से बढ़ते जाएं तो अब हमें पता नहीं कि हम कहाँ तक चले जाते हैं, तो इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। इन्फिनिटी यानी अनंत। क्या बोलेंगे? अनंत। तो मेरे गणित की भाषा में इसको बोल देते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। क्या बोल देंगे? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। आज से नोट करना शुरू कर दीजिए। मैं वही पूछूंगा जो मैं पढ़ा चुका हूं। कल मैंने होमवर्क दिया था, जो कल नहीं थे आज फिर बता देता हूं। 20 तक का टेबल आपको ओरल याद होना चाहिए, यानी 20 तक का पहाड़ा और 20 तक का घन और 30 तक का वर्ग। ये गणित में आपको बहुत मदद करेंगे अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो। अरे सही है, तो इतना आपको नोट करना। जिन बच्चों से आता है वो थोड़ा धैर्य रखेंगे। तो इसको हमारी गणित की भाषा में बोल देते हैं भैया प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोल देंगे? तो सीधे जीरो हटा दो, जीरो नहीं रहता। जीरो हटा दो, जीरो नहीं रहता, ठीक है ना। तो अगर स्टार्टिंग 1 से हो, किससे हो? 1 से, और 1 से लेके अनंत तक चले जाएं तो उसे क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। अब थोड़ा सा एक और बोल देता हूं कि अगर बोल दें हम क्या, जीरो से स्टार्ट कर दें, किससे? जीरो से, तो उसी को बोल देते हैं पूर्ण संख्याएं, या इंग्लिश में बोल दो होल नंबर। अरे सही है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? जिसकी स्टार्टिंग 1 से। पूर्ण संख्याएं किसे? जिसकी स्टार्टिंग 0 से। अब यहाँ एक चीज़ पकड़ में आती है, आज के बाद नोट कर लेना। कभी भी अगर मैं देखूं तो पूर्ण संख्या हो या प्राकृतिक संख्या हो, इनके बीच अगर मैं देखूं तो डिफरेंस कितने कितने का? 1-1। डिफरेंस को हमेशा बोलते हैं अंतर। डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं अंतर, और इसका चिन्ह होता है इस तरह से बच्चों, इसको अंतर बोलते हैं। इसका मतलब होता है बड़े में, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएं। बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएं, उसी को बोलते हैं डिफरेंस यानी अंतर। अरे सही है। तो कभी भी प्रश्न में प्राकृतिक संख्याएं लिखा मिले तो आप समझ जाएंगे कि उनका अंतर कितना होगा? 1। प्रश्न आता है यदि किन्हीं 3 लगातार क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग इतना है। अरे सही है। आपका औसत में, रेशियो में, नंबर सिस्टम की जो सीट दी है मैंने, उसमें सब जगह आता है। तो आता है कि यदि लगातार क्रमागत 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब 3 प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू हुई हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि प्रश्न ने बताया नहीं। तो मैं ये जरूर जानता हूं कि प्राकृतिक संख्याओं का जो अंतर होता है वो 1-1 का होता है। कितने का होता है? 1-1। यानी मुझे आगे की प्राकृतिक संख्याएं निकालना है तो मैं 1-1 जोड़ता जाऊं। तो जैसे मुझे नहीं मालूम, तो जैसे मैं आपसे बोलूं पहली प्राकृतिक संख्या 30 है, तो आप ही बताइए आगे वाली 31। अरे बनेगी? 1-1 जोड़ना। इसके आगे वाली, इसके आगे वाली
समझ में आया? तो कभी भी प्राकृतिक संख्याएं लिखा हो तो डिफरेंस कितने का? 1 का। अब जब मुझे पता नहीं कि ये पहली 30 नहीं है, तो फिर हम अपनी गणित की भाषा में मान लेते हैं कि जब हमें नहीं मालूम तो हमने माना पहली प्राकृतिक संख्या x है। क्या है? x। तो मैंने अगर कहा कि भाई पहली संख्या x है, तो भैया कभी भी आपकी गणित की भाषा में लिखा हो जोड़ना, क्या लिखा हो? जोड़ना। या लिखा हो भैया मैंने वृद्धि कर दिया, क्या कर दिया? वृद्धि। या लिखा हो भैया अधिक है, क्या है? अधिक। इन सब का मतलब होता है प्लस। अरे ये चिन्ह तो जानते हो? जानते हो? भले जानते हो तब भी बताऊंगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको, इसको और इसको। अरे सही है, जानते हो ना? चलिए, तो कभी भी अगर इस तरह की भाषाएं लिखी हैं तो वो हमेशा होता है प्लस। क्या होता है? प्लस। तो भैया x है, x में मुझे 1 जोड़ना है, तो x में क्या है कि ये x चर राशि है। कौन सी राशि? चर। चर समझ जाओ भाई। यदि किन्हीं संख्याओं का मान, जिन संख्याओं का मान बदलता रहता है उनको चर राशि कहते हैं। चर। नहीं समझ में आया? फिर बताता हूँ। अचर समझ जाओ। अचर यानी कांस्टेंट। अचर यानी कांस्टेंट। वे राशियाँ जिनका मान फिक्स होता है या जिनका मान नियत होता है उनको अचर राशियाँ कहते हैं। अचर का मतलब सीधे सीधे समझ जाना, जो अंकी रूप में लिखी हो। किस में लिखी हो? अंकी। 1, 2, 35, 40, इसको सबको बोलते हैं अचर, यानी जिनकी वैल्यू फिक्स हो। अगर मैं बताऊँ इसको 40 कह दिया तो ये 40 ही होगा कि 45 बोल सकते हैं इसको? क्या इसके मान को आप बदल सकते हो? नहीं। 40 है तो इसको 40 ही कहेंगे, इसको हम ना 42 कह सकते ना 58। बात को समझना। अब इसी में मैं बोल दूं पाई है, पाई का मान फिक्स है 22/, ये भी क्या है? अचर राशि है। तो जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उनको अचर राशि कहते हैं, यानी कांस्टेंट वैल्यू। अरे सही है। अब आ जाओ थोड़ा सा आप इधर। अब जहां आपको इस तरह से लिखे मिले x है, y है, z है, r है, हाइट है, इनको बोलते हैं चर राशियां। चर यानी इनके मान फिक्स नहीं होते, इनके मान बदलते रहते हैं। तो वे राशियां जिनके मान फिक्स नहीं होते या जिनके मान नियत नहीं होते, अर्थात जिनके मान बदलते रहते हैं, उनको चर राशियां कहते हैं। अरे सीधे सीधे चर यानी चलना और अचर यानी फिक्स। अचर यानी फिक्स, चर यानी चलना। तो भाई साहब मैं जस्ट आपसे जैसे बोल दूं, इधर मैंने बोला भाई ये मैंने ले लिया छोटा वृत्त, आप ही बताइए। तो छोटा वृत्त है तो इसकी त्रिज्या छोटी होगी कि बड़ी? जैसे मैं बोल दूं 2 सेंटीमीटर, अरे छोटी होगी। अगर मैंने ले लिया भाई बड़ा वृत्त है, अरे ले लिया, तो आप ही बताइए इसकी त्रिज्या छोटी होगी कि बड़ी? अरे बड़ी हो जाएगी। आप बताओ कहीं त्रिज्या का मान फिक्स है? नहीं, इसलिए तो उनको चर राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। हाँ बताओ भाई, चर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेरिएबल। ठीक है, हाँ हाँ सही है, वेरिएबल। और वो तो अचर है कांस्टेंट, ठीक है, और वेरिएबल यानी चर, ठीक है। चलिए अब मैं क्या बता रहा था? हाँ, तो थोड़ा सा देखो। अगर मैंने बोला कि ये बेलन है आपका, क्या है? बेलन। और मैंने बोला कि ये छोटा बेलन है तो इसकी हाइट क्या होगी? छोटी। अरे मैंने बोला भाई बड़ा बेलन है तो हाइट क्या हो जाएगी? बड़ी। अरे सही है। तो जिनके मान फिक्स ना हो, बदलते रहें, वो चर, और जिनके मान फिक्स हो वो अचर। सही। अब थोड़ा बैक गियर बताते रहना। मैं था कहाँ? थोड़ा बताओ कहाँ था मैं? हाँ इसमें था ना मैं। तो भाई साहब मैं बता रहा हूँ कि ये मैं बात समझ गया कि यदि क्रमागत संख्याएं कहीं भी लिखा होगा मेरी गणित की भाषा में तो उसका अंतर 1 होता है। अंतर 1 का मतलब मैं 1 चाहूँ तो जोड़ दूँ या 1 चाहूँ तो घटा दूँ। आगे की निकालना है तो जोड़ दूंगा, पीछे की निकालना है तो घटा दूंगा। तो मैं बोलूँ कि भैया मैंने आपको दिया कि चलो एक चर संख्या, एक प्राकृतिक संख्या मैंने आपको x दे दी। एक प्राकृतिक संख्या मैंने आपको क्या दे दी? x है। अब मैंने बोला क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। अगर 30 है तो 31 ही आएगा, 40 है तो उसके आगे 41, इसको बोलते क्रम से। अब ऐसा नहीं कि पहला 40 है तो मैं पहुंच गया 45 में, तो ये क्रम नहीं कहलाएगा। क्रम का मतलब सीक्वेंस से। तो अगर मैं बोलूं कि भाई पहली प्राकृतिक संख्या x है, तो आप ही बताओ मुझे इसकी आगे की निकालना है तो क्या निकालूंगा? x + 1। अरे सही है। मैं बोलूँ इसके आगे की और बताओ, तो 1 इसमें जोड़ दूंगा, तो इसमें 1 जोड़ दूंगा तो x + 2। अरे सही है। और मैं बोलूँ इसके आगे की बताइए तो x + सही है। मैं बोलूँ भाई पीछे की बता दो, तो पीछे की बताओगे तो x-, अरे और पीछे की बता दो x - 2। सही है। तो हाँ
सही है ना, यही बताया ना मैंने, कुछ और यही बताया था ना। हाँ, 0 से स्टार्ट हो तो पूर्ण संख्या, 1 से स्टार्ट हो तो प्राकृतिक संख्या। कोई दिक्कत भाई? चलिए देखिए इधर, तो ये समझ में आया। अब इसी तरह से मैं आपसे बोलूं कि जैसे मैंने बोला भाई पहली सम संख्या, आगे वाली सम संख्या, आगे वाली सम संख्या, तो आप मुझे बताइए गौर से कि जो सम संख्याएं हैं इनका डिफरेंस। अरे सही है, मैंने आपसे बोला पहली विषम संख्या, इसके आगे वाली, तो आप बताइए विषम संख्याओं में कितने का डिफरेंस, कितने का? सही है। तो एक बात क्या पकड़ में आ गई कि यदि कभी भी प्रश्न बोले कि क्रमागत या लगातार प्राकृतिक नहीं, लगातार या क्रमागत सम अथवा विषम संख्याओं का योग गुणनफल जो भी उसको कहना है, तो कभी भी प्रश्न कहे क्रमागत अथवा लगातार सम या विषम संख्याओं का, तो अंतर कितने कितने का? तो सम या विषम लिखा मिल जाए तो मैं हमेशा आगे के निकालना है तो 2 जोड़ूंगा, अब पीछे के निकालना है तो 2 घटाऊंगा। अरे सही है। तो जस्ट मैं जैसे आपसे बोल दूं यहाँ कि भाई साहब 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, मैंने बोला 345 है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का। तो जब मुझे पहली सम संख्या नहीं मालूम तो क्या मानना पड़ेगा? x। जब प्रश्न ने नहीं बताया तो मैं बोलूं कि 3 क्रमागत सम संख्याएं, 3 क्रमागत सम संख्याएं, तो मैंने बोला अगर पहली सम संख्या x है तो इसके आगे वाली, इसके आगे वाली, इसके आगे वाली। अरे सही है। और अगर मैं बोलूं पीछे के निकालना है तो कोई दिक्कत? यही कंडीशन विषम में, यही कंडीशन विषम में। तो चाहे सम संख्या हो और चाहे विषम संख्या हो, अगर आप इनका क्रमागत क्रम से निकालोगे तो डिफरेंस कितने का? 2 का। सही है, कोई दिक्कत? चलिए भाई फिर आ जाइए आप नेक्स्ट चीज़ पे। हाँ, तो मैं बता क्या रहा था, थोड़ा बताना है, कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। हाँ भाई ये बता दिया ना मैंने, ठीक है भाई। अब आ जाइए, अब आप सब जानते हो ना, जानते हो तब भी बताऊंगा। अगर मैं बोलूं कि ये मैंने कोई संख्या लिखी, ठीक है, कितने अंक की संख्या है? कितने अंक की? तो इसको बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अरे सही है। तो कभी भी बोले, कभी भी कि यदि 2 अंकों की संख्या, यदि 2 अंकों की संख्या, तो गौर से देखना, इकाई है तो इकाई का मतलब 1 का गुणा, ठीक है, दहाई है तो 10 का गुणा, और सैकड़ा है तो 100 का गुणा। ये तो नंबर सिस्टम में बता दूंगा। तो कभी भी प्रश्न बोले कि यदि किन्हीं 2 अंकों की संख्या, तो जब 2 अंकों की संख्या होगी तो आपको मानना पड़ेगा एक को x और एक को y। तो ध्यान देना, इकाई के साथ 1 का गुणा, दहाई के साथ 10 का गुणा, सैकड़ा के साथ 100 का गुणा। 3 अंक की होगी तो सैकड़ा आएगा, 2 अंक की होगी तो दहाई तक। तो जैसे मैंने बोला कि मैंने माना कि कोई संख्या है x और y, उसके अंक, किसी संख्या के अंक x y हैं और इसको मुझे संख्या बनानी कि भाई इसको संख्या बना के बताइए। तो मैं बोलूं कि चलो मैंने अगर इसको इकाई मान लिया, तो इकाई माना तो इसके साथ कितने गुणा? 1 का। अब प्लस इसको दहाई मान लिया तो इसके साथ कितने गुणा? तो मेरी संख्या बनेगी 2 अंकों की 10x + y। अरे सही है। मैं भी फिर पढ़ाऊंगा, इसकी टेंशन न लेना। तो अगर 2 अंकों की निकालना है तो इकाई के साथ 1 का गुणा, दहाई के साथ 10 का गुणा, सैकड़ा के साथ 100 का गुणा। सही है। चलिए भाई फिर आ जाइए। ज़्यादातर इंग्लिश वाले, देखो भाई गणित में हिंदी इंग्लिश का ज़्यादा उतना रोल है नहीं, क्यों? तो इंग्लिश वाले भी थोड़ा कोशिश करेंगे कि हिंदी में ही समझ जाए। जोड़ घटाना तो जानते ही होगी और यही मिलता है, ठीक है। अब देखो भाई मैं फिर शुरू करता हूँ, मेरे को बेसिक चीज़ें ही बतानी है, फटाफट सारे बच्चे करेंगे। और जिनसे नहीं आता है वो पूछ जरूर लेंगे ईमानदारी से। आज मैंने जिनसे आता है उनके लिए बोल दिया भाई धैर्य रखेंगे आज का लेक्चर, मुझे थोड़ा सा इनका बेसिक स्ट्रांग करवा दूं ताकि ये कल शिकायत न करें कि सर इतना जल्दी एलसीएम कहाँ से आ गया, इतना जल्दी भिन्न कैसे हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आज बता देता हूँ, जिनसे आता है अच्छी बात है, आज का थोड़ा धैर्य रखेंगे वो। तो मैं बताना चाहता हूँ भाई, जैसे मैंने लिखा ये 5 है ये, चलिए इसको कौन कौन जोड़ सकता है ईमानदारी से? सारे बच्चे, यानी आपसे जोड़ बनता है। अरे बनता है। चलिए मैंने बोला
इसको कौन कौन घटा सकता है? सब घटा सकते हैं, बनता है। फिर मत कहना कि सर आप घटाना कैसे कर दिए, बनता है ना? हाँ तो बनता है। चलिए जो बने ना वो पूछ लेना। अब ध्यान देना, कभी भी कोई संख्या दशमलव के बाद लिखी जाती है तो उसको क्रम से पढ़ा जाता है। जैसे मैंने बोला 1.235, 1.235, ऐसे मत पढ़ देना 1.235। अरे जिसको नहीं मालूम हो तो पढ़ देता बेचारा 1.235, नहीं, दशमलव के बाद संख्याओं को एक एक करके पढ़ा जाता है। तो 1.235, अरे सही है। अब मैंने बोला जैसे इसको घटा सकते हो, बन जाएगा। कुछ नहीं रहता दशमलव में, जहाँ दशमलव हो उसको ज्यों का त्यों लिखा रहने देना पड़ता है, और जहाँ रहता उसको उसका स्थान नहीं बदलना पड़ता, उसी जगह रख देना पड़ता है, सिर्फ गिन के। अगर मैं बोलूँ 1 2 3 तो 1 2 3, अरे बनता है कि नहीं? बनता है। तो इसी बात पे एक प्रश्न लिखिए फटाफट। घटा के दिखाइए इसको। 7.32 में 2.562 को माइनस करें। हाँ, जीरो में आंसर आ रहा है, धन्य है। आ गया, जिनका आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया वो इधर देखें। जब दशमलव के बाद हमें यहाँ, अच्छी बात है जिनका आ गया, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, जब दशमलव के बाद हमें आगे कुछ ना मिले तो हमें जीरो मान लेना पड़ता है। क्या मान लेना पड़ता है? जीरो। तो जितनी संख्याएं एक्स्ट्रा थी, कितनी थी? 2, तो हमने यहाँ 2 जीरो मान लिया। सही है। जिन बच्चों को आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया उनके, जब हमें दशमलव में नीचे ज़्यादा मिल जाए और ऊपर वाले से घटाना है, कुछ ना मिले, तो ऊपर हम अपनी इच्छा से लगा लेते हैं जीरो। क्या मान लेते हैं? जीरो। तो भाई साहब ये 0 0 अब मिल गया ना, दशमलव के बाद इसमें भी 4, दशमलव के बाद इसमें भी 4। अब जीरो को जब घटाना पड़ता तो क्या मानते हैं हम? 10। तो 10 में 9 गए 1, अरे सही है। इधर कुछ नहीं है तो क्या? 9, या 9 नहीं मानना तो इसको 3, अरे सही है। चाहे 3 मान लो चाहे 9, तो 9 में 2 गए 7। इधर क्या बचा? 1, अरे हासिल जाती बनता ना घटाना, हासिल वाला। इधर क्या बचा? 1 यानी क्या? 11 में 6 गए। इधर क्या बचा? 2, 12 में 5 गए। दशमलव कुछ नहीं, जहाँ था वहीं लगा दिए। इधर क्या बचा? 6 में 2 गए। ये मेरा आंसर। जो जिन बच्चों से आता था अच्छी बात है, जिनसे नहीं आता तो वो समझ गए। कभी भी अगर हमें घटाने में दशमलव से एक्स्ट्रा मिलता तो हम क्या मान लेंगे? अतिरिक्त जीरो लगा लेंगे। अरे सही है, क्लियर ना? चलिए बढ़ो आगे। चलो अब भाई साहब आता है एक ये चिन्ह, कभी देखा होगा ज़माने में, तो देखा है, क्या कहते हैं इसको? गुणा। बनता है। जिससे ना बनता हो हाथ खड़ा कर देगा, मैं बता रहा हूँ। मैं पढ़ाऊँगा, अगर मैंने बोला कि मैं शून्य मान के चलता हूँ तो मैं पढ़ाऊँगा, और जब नहीं बनता होगा तो कोई बात ही नहीं, ठीक है? फिर मत कहना कि सर कैसे कर देते हो। अब फिर यही चीज़ें थोड़ा होंगी स्पीड में, बस, और कुछ नहीं होता है। गुणा बनता है। चलिए भाई, ये भी चिन्ह देखे होगे। भाग बनता है। तो जब जोड़, घटाना, गुणा, भाग बनता है तो उसके बाद आता है भिन्न। क्या आता है? भिन्न। तो एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर ऐसी कोई संख्या लिखी जैसे मैंने बोला, तो इसको पढ़ा करते हैं 2 सही 3/5। 2 सही 3/5। जिन बच्चों का गणित कमज़ोर हो तो थोड़ा सा कोशिश करके जल्दी आके आगे बैठने की कोशिश करेंगे, ठीक है? इसको पढ़ते हैं 2 सही 3/5। तो इसका नियम है भाई, इसका इससे गुणा करना और इसको इससे जोड़ देना। एक बार ध्यान देना, इसका इससे गुणा करना और इसको जोड़ देना, बटे में जो लिखा ज्यों का त्यों लिख दो। तो जैसे मैंने बोला 5 दूनी 10, और 10 में इसको जोड़ा कितना? 3, अब बटे 5, यानी मेरा बनेगा 13/5। अरे सही है। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही पूछूंगा, उसके आगे नहीं पूछो। जो मैं पढ़ाया नहीं वो पूछ ही नहीं सकता आपसे कि भाई आप ये करके दिखाइए। सही है? चलिए, अरे सही है। तो कभी कभी हमें जल्दीबाजी में जब हल करते हैं, अभी सॉल्यूशन शाम के चलता जब प्रैक्टिस हमारा, तो मैं बोल दूं आपने इसको हल किया ना, तो जैसे मैंने बोला 3 सही 3/3,
समझना। तो इसे हल करोगे तो कितना आएगा, यानी आंसर 4। भाग चला जाए तो भाग दे देना पड़ता है। 13 में 5 का भाग नहीं जाता है, तो नहीं जाता तो मैंने नहीं दिया। और अगर इसमें भाग चला जाता है तो ये बनेगा 3 त्रिका 9 और 9 में 3 जोड़ा 12, 12/3 यानी 4। सही है। तो एक बात समझना कि अगर मैं बोलूं कि जैसे मैंने लिखा भाई 2 सही 6/7, इसको आप हल कर लो और ये 2 है ना, इसको मैं अलग से कर निकाल लेता हूँ और इसको लिख दूँ तो इन दोनों का आंसर सेम आता है। हल कर लो आप। 2 सही 6/7, 2 + 6/7, अरे सही है। तो इसका मतलब एक नई चीज़ मुझको मिल गई कि अगर जहाँ सही लगा हो, अगर जहाँ सही लगा हो उसको चाहूँ तो मैं अलग करके प्लस कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। अगर जहाँ सही लगा हो तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, प्लस, और मैं उसे जल्दी हल कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, जल्दी। थोड़ा भिन्न बता रहा हूँ, जो जो आएगा सब बताऊँगा, ठीक है। 1 मिनट का थोड़ा सा देखना। अरे आ रहा है समझ में, देखते ही देखते लेवल बढ़ जाएगा। मैंने बोला 2 सही 4/6 और फिर प्लस 3 सही 5/6, तो मैं तो समझ गया ना कि 2 और 3 को चाहूँ तो प्लस लिख सकता हूँ, दिमाग से ऐसे लिख सकता हूँ। अरे लिख सकता हूँ ना, अभी अभी बताया। अब भाई साहब 3 और 2 को जोड़ सकता हूँ और ये 4/6 को लिख सकता हूँ 2/3। और ना लिखना हो तो मत लिखो, 4/6 + 5/, अरे सही है, 6 लघुत्तम। एक नया शब्द आया लघुत्तम, अभी बताऊंगा उसे भी, लघुत्तम भी अभी आएगा। 6 एलसीएम आया, लघुत्तम आया, तो यहाँ 4 था, लघुत्तम 6 ऊपर आया, 5 4 9। अब आप जानते भाई साहब प्लस को मैं सही में लिख सकता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ 4 सही 9/6। आपकी इच्छा तो आप काट भी सकते हो, 3 त्रिका 9 2 3, तो आप इसे लिख सकते हो 4 सही, यहाँ से भी काट सकते हो दोनों जगह से, तो 4 सही 3/2। अरे समझ में आया कि नहीं। 5 सही क्यों आएगा भाई, कौन कौन कटेगा 2 से, सब सही है। अरे समझ में आया। अगर मैं जहां चाहूं तो प्लस का चिन्ह हटा के सही लगा सकता हूं, प्लस का चिन्ह लगा के सही, और सही को चाहूं हटा के प्लस लगा सकता हूं। अरे सही है, नहीं समझ में आया क्या भाई। एक बार और समझो भाई, एक बार और समझो। अब देखो जितना पढ़ा रहा हूँ हार्ड वर्क भर करना घर में। ये जानते हो कि जब सही जिसमें लगा रहता है 2 सही 4/6, तो मैं जानता हूँ सही हटा के प्लस का चिन्ह लगा सकता हूँ। अरे लगा सकता हूँ, फिर करता हूँ, सही हटा के प्लस का चिन्ह लगा सकता हूँ। तो जैसे मैंने इसका सही हटाया तो इसे लिख सकता हूँ इस तरह से, अरे लिख सकता हूँ। यही प्रोसेस मैं इसमें भी कर सकता हूँ। आज सिर्फ बेसिक की क्लास चल रही है। पुराने बच्चों से कहा करता था ना मैं कि एक आध दिन बेसिक लेना है भाई। कुछ बच्चे इस तरह से रहते हैं बेचारे कि जो नहीं कर पाते गुड़ा भाग जल्दी जल्दी में। अब मैं तो यही समझता हूँ ना कि अगर वो कंपटीशन की तैयारी करने आए हैं तो थोड़ा सीख के आए होंगे, पर कभी कभी भूल जाता हूँ कि जो बच्चा 10वीं के बाद गणित छोड़ दिया होगा तो उसके लिए भिन्न करना भी कठिन हो जाता है। इसलिए आज अपनी पहली क्लास थी, बेसिक थी। बिल्कुल मत समझना कि सर बहुत वो पढ़ाते हैं, ठीक है, लो लेवल। अरे सही है, नहीं देख लेना वीडियो। तो भाई जब ये सही है तो सही के चिन्ह में आ जाएगा ये। अभी मैं प्रश्न देता हूँ देखते देखते। अरे कर सकता हूँ, जिसने पूछा सही हटे तो प्लस लगा सकता हूँ। अब ये बोलो ये 2 है और 3 है, अलग अलग है, तो इसको इस तरह नहीं लिख सकता, 2 + 3 लिख सकता हूँ। अब 2 और 3 लिख गए तो यहाँ बचा कौन कौन, 4/6 और 5/6। क्या है दरअसल जोड़ में आप कुछ भी कर दो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं बोलूँ आपसे 2 3 4 मैंने ऐसे जोड़ा तो वही रिजल्ट आएगा, चाहे आप इसको 4 3 2 ऐसे जोड़ दो और चाहे आप इसको ऐसे जोड़ दो तो भी वही रिजल्ट आए, सबके सेम आंसर आएंगे। तो कहने का मतलब गुणा में और जोड़ में संख्याओं को आगे पीछे करने से उत्तर में फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं बोलूँ आपसे मैंने 5 × 6 लिखा तो 6 × 5 लिखो तो दोनों के आंसर सेम आएंगे। अरे सही है। तो गुणा हो चाहे जोड़ हो उनकी संख्याओं को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही है। तो मैं चाहे 2 + 3 लिखूं, 3 + 2 लिखूं, 2 इधर था 3 इधर था, इनको कहीं उठा के लिख लूं, वो कहलाएंगे वही। और जिसका चिन्ह था वो चिन्ह बना रहेगा। प्लस प्लस के थे तो प्लस प्लस। अरे सही है, आ रहा है। अब इसको अलग से जोड़ लिया तो 3 2 5, सही है। अब इसको हल किया तो अभी लघुत्तम नहीं जानते, अभी बताता हूँ, अभी बस इतना देख लो। 6 6 है तो लघुत्तम आएगा 6, ठीक है। अब ऊपर वाला 4 ज्यों का त्यों रहेगा और ये 5 ज्यों का त्यों,
तो बन जाएगा 5 4, इस तरह से देखना। तो ये बन जाएगा आपका 5 + 9/6। अब आप इसे काट सकते हो। काटने का मतलब सरलीकरण, सरलीकरण का मतलब जितना छोटा कर सको। तो मैं बोलूँ इसको 3 × 9, 3 के पहाड़ा से कटा, 3 दूनी 6। तो आपका बना ये 5 + 3/2। अब अभी मैंने बताया सही हटाओ तो प्लस लिख दो, अब प्लस हटाओ तो सही लिख दो। अरे बताया था ना, सही हटाओ तो प्लस लिख दो, अब प्लस हटाओ तो सही। अरे इधर का प्लस हटा दूं तो प्लस हटा दूं तो सही लिख सकता हूं। तो आंसर बन गया 5 सही 3/2। अरे सही है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है ना? नए बच्चे जो थोड़ा लो लेवल के हैं, ऑल क्लियर? चलिए तो भाई अब बढ़ू आगे। अब एक नया शब्द में, हाँ इसको कह रहे हो? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखो मैं बता देता हूँ। अरे बिल्कुल, बस मेरे समझाने का भी भावना समझे मेरी। अब देखो इधर थोड़ा सा, अगर किसी जैसे 3/2 है, अगर किसी संख्या में भाग चला जाता है तो हम भाग दे सकते हैं। यहाँ मैंने देखा कि 3/2 में 3 में 2 का भाग चला जाएगा। अरे चला जाएगा, तो अगर भाग चला जाता है तो आप दे सकते हो। अभी तो मैं सिर्फ कंसेप्ट पकड़वा रहा हूँ। 3 में 2 का भाग चला जा रहा है तो आप इसको ऐसा कर सकते हो, 5 + 2 = 2। अरे लिख सकते हो 3/2 को 1 सही 1/2। फिर ये 1 और 5 तो 5 1 तो 6 सही 1/2। अरे कर सकते हो भाई, क्यों नहीं कर सकते हो? बिल्कुल। अभी तो जो नए बच्चे उनको बता रहा हूँ, सही हटा तो प्लस, प्लस हटाऊँ तो सही। अरे कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो भाई। 3/2 है तो जितना भाग चला जाए आप दे सकते हो, और जो सही में आएगा उसको इसके साथ जोड़ देंगे। अरे सही है। अरे ये मत करना कि फिर करो 5 दूनी 10 3 13/2 फिर वही 6/2। वो क्यों करेंगे भाई? वो करेंगे तो वही बात ना हो जाएगी। मैं चाहता तो यहीं कर सकता था, यहाँ नहीं किया मैंने। ये देखो इधर ये था आपका 5 सही 3/2। अरे सही था। अब ये 3 में 2 का भाग जा रहा है तो मैं फिर कर सकता हूँ इसको, 5 और 2 का भाग दिया, 2 1 कम 2, यानी 1 सही 1/2। अब सही का मतलब जानते हो ना, प्लस होता है। सही का मतलब प्लस। तो फिर 5 1 6, 6 सही 1/2। मतलब ये इसका निम्नतम सरलीकरण है। अब इससे ज़्यादा और ये नहीं टूटेगा। अरे नहीं समझ रहे हो? तो मेरे सिर्फ समझाने का मतलब है, सही हटेगा तो प्लस, प्लस हटेगा तो सही। क्लियर है? अब एक शब्द आया है लघुत्तम। ईमानदारी से बता दो किससे किससे नहीं बनता है तो मैं पढ़ाऊँगा, और जिससे बनता होगा तो फिर नहीं पढ़ाऊँगा। LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक, किससे किससे नहीं बनता है। और अगर बनता होगा तो मैं डायरेक्ट अब चैप्टर में पहुंचने वाला हूं, और ना बनता हो तो बताऊंगा। ईमानदारी से मतलब बताना पड़ेगा। चलिए हेडिंग डालिए, LCM लघुत्तम समापवर्तक। क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूं भिन्न। अरे भिन्न मतलब बेसिक भिन्न, वो वाली नहीं। अब वो भिन्न में आना है LCM, तो जब लघुत्तम नहीं बनेगा तो भिन्न नहीं बनेगा। तो भिन्न बनने के लिए पहले लघुत्तम बनना चाहिए। फिर आपसे अगर जोड़, घटाना, गुणा, भाग और लघुत्तम, अब भिन्न अगर इतना बनता है तो फिर आपको गणित के किसी भी चैप्टर में उतार दिया जाए, आप समझने में सामर्थ हो जाएंगे। अरे सही है? जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, लघुत्तम अगर आपसे बनता है तो गणित के किसी भी चैप्टर में उतारूंगा, आप समझने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बाकी फिर हमको समझाना है। ठीक है? चलिए तो भाई आ जाइए, हेडिंग डालिए LCM। लघु हिंदी वाले डाल लेंगे। हिंदी में अभी एक नया शब्द मिला करेगा आप लोगों को, लासा। क्या मिला करेगा? और उसमें भी मिलेगा किताबों में भी, लासा, लघुत्तम समाप वर्तक। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी क्या? LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM। अरे सही है। अब भाई साहब मैं इसकी परिभाषा कहो तो तब लिखा दूंगा, या कि कहो तो अभी ये पढ़ा दूँ? तो इसका है, लिखोगे? इंग्लिश में फिर बोल देगी वो देवी, समझ रहे हो ना? समझ जाएगी। एक काम करना तुम, हाँ अब तुम उसके बगल में बैठा करना। ये शिक्षा श्रीवास्तव है एक, ठीक है? तो इसके समझ में इंग्लिश हिंदी दोनों आती है, बाइलिंगुअल है। तो रिया कल से तुम अपनी सीट इसको दे देना, ठीक है? तो ये इसके बगल से, अरे हाँ बता देना भाई। अब वो बीच बीच में भी मेरे को बोलेगी तो मैं क्या करूँगा? रुकूँगा, और रुकूँगा तो थोड़ा सा क्या होता है,
डिस्टर्ब नहीं, थोड़ा सा रिदम उठता है। तो भाई हम कहा हिंदी वाले कौन, बहुसंख्यक। अब भाई हमारे समय में हिंदी चलती थी, हालांकि मैंने इंग्लिश बहुत सीख डाला है, CGL निकाला था, बट अभी कोई कहे कि सर हिंदी को इंग्लिश तुरंत ट्रांसलेट कर दो, तो अभी बस का नहीं है। ठीक, हाँ बोलेगा कि का लिखा है सब समझ जाएंगे, कर देंगे। तो लघुत्तम की हिंदी इंग्लिश में बोलूँ मैं, वह इसका नाम ही है लिस्ट, लिस्ट यानी छोटा, लिस्ट यानी छोटा, नाम ही इसका लिस्ट यानी छोटा। वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या या स्मॉलेस्ट नंबर जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। एक बार फिर सुने, हेडिंग डाल लीजिए LCM, अच्छा लिख ही रहे हो तो लिख ही लो, हेडिंग डाल लो LCM लघुत्तम समापवर्तक, उसमें लिखिए वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, छोटी से छोटी, उससे छोटी कोई दूसरी नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ भाई, ये भी छोटा कंसेप्ट है, पूरा ही पढ़ा दूं क्या। LCM निकालने की दो विधियां हैं, कितनी? दो। एक होती है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, वैसे हिंदी इंग्लिश में कुछ है नहीं, और एक होता है, दूसरी होगी पंक्ति विधि, जिसको आप लोग जानते हो भाग विधि। एक होता है पंक्ति विधि, जिसको कहते हैं भाग विधि, जो आप लोग जानते हो, जिन बच्चों से आती होगी। अरे सही है, क्लियर है। तो जो बच्चे थोड़ा इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े एग्ज़ाम देते हैं, तो वो लोग इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि ये देरी से आ पाती है, ये जहन में, शरीर में देरी से उतर पाती है, और जब उतर जाती है तो फास्ट होती है, और ये उतर जल्दी जाती है, पर थोड़ा अगर इन दोनों में देखा जाए तो फास्ट ये कर पाएगी। लेकिन अगर ये जहन में नहीं उतरी है तो फिर आपके लिए फ़ायदेमंद यही है, जहन का मतलब एकदम पकड़ में आ जाए। इंग्लिश में लिखो तुम प्राइम मल्टीपल मेथड, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं ना, और इसको लिखो हाँ रो मेथड, या बोल दो डिवीजन मेथड, भाग विधि, डिवाइड मेथड। अरे सही है। अब देखो भाई थोड़ा सा, अब तो बच्चे आप लोग अभाज्य संख्याएं भी कुछ बच्चों को बतानी पड़ेगी, तो क्या अभाज्य वाली ना बताऊं, क्या बता दूं? तो सीधे सीधे 1 मिनट में सुन लो। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जो या तो स्वयं से कटें या तो एक से कटती हैं। वे संख्याएं जो या तो स्वयं से कटती या तो एक से, बाकी किसी से नहीं कट सकती, उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो प्रश्न आता है एक, कौन आएगा? एक। एक किससे अभाज्य है कि भाज्य है? हाँ ध्यान देना, ना भाज्य है और ना अभाज्य। भाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ना भाज्य और ना अभाज्य। अरे सही है, एक की गिनती किस में नहीं आती, ना भाज्य ना अभाज्य में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुम्हारा तैयार हो गया, एग्जाम में आया हुआ। पहली अभाज्य संख्या दो किससे कटता है? या तो दो से ही कटेगा या तो एक से, इसके अलावा और किसी से काट सकते हो? नहीं। तो वे संख्याएं जो तो स्वयं से कटें या एक से कटें, वही कहलाएंगी अभाज्य संख्या। तो एग्जाम में आता है, बताएं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो लड़के अक्सर एक को टिक कर देते हैं, क्या है? 2। अरे सही है। अगली अभाज्य संख्या 3, अगली अभाज्य संख्या फिर हाँ ध्यान देना, 9 नहीं है, क्योंकि 9 कट जाता है किसी न किसी से। किससे कटता है? 3 से कट जाता है। तो वो संख्या किसी से कट रही, सम विषम नहीं चल रहा है इधर, ध्यान देना, सम विषम नहीं है इधर, भाज्य और अभाज्य संख्याएं हैं। वे संख्याएं जो तो स्वयं से कटें या एक से कटें। जैसे मैं बोलूं 11, तो 11 से कट सकता है या तो एक से, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, तो इनको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। अरे सही है। अब इस तरह से मैं बोलूं 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, समझ रहे हो ना, 37 है, 41 है, ये सब क्या हैं? अभाज्य संख्याएं। तो मैंने जब पढ़ाया था नंबर सिस्टम में, फिर पढ़ाऊंगा, 1 से लेके 50 तक में रिया सिंह कितनी अभाज्य संख्याएं? 15। अब 50 से लेके, एग्जाम का डायरेक्ट प्रश्न है, अब 50 से लेके 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं? 10। तो ओवरऑल मैं आपसे बोल दूं, 1 से लेके 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं? 25। 1 से लेके 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं? 25। काउंट कर लेना, ठीक है, या फिर अभी हम पढ़ाएंगे। अरे सही है।
तो अभाज्य संख्या का मतलब है भैया, अभाज्य संख्या का मतलब है सीधे सीधे जो संख्याएं 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, इस तरह से, तो उसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या नाम है? अभाज्य। आप अभाज्य संख्याओं का गुणा लो, क्या लो आप? अभाज्य संख्याओं का गुणा लो, तो वो कहलाता है अभाज्य गुणनखंड विधि। देखो इधर, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं, छोटा सा एक प्रश्न ले लूं मैं जैसे आपसे बोल दूं कि 12, 72, 36 का एलसीएम निकालिए। अरे जिनसे आता अच्छी बात है। 12, 72, 36 का एलसीएम निकालें, तो मैं एलसीएम क्या आएगा? 12। परिभाषाओं में ध्यान देना, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। तो जो छोटी संख्या आए वो 72 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए, 36 से भी कट जाए, उसको कहते हैं एलसीएम। और उससे छोटी कोई दूसरी संख्या नहीं मिलनी चाहिए, वही एलसीएम का मतलब है। अरे मिलने को बड़ी बहुत मिल जाएंगी, उससे छोटी नहीं मिलनी चाहिए। तो अभाज्य गुणनखंड में आओ, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा हार्ड वर्क होगा ये, बाकी भाग विधि बताता हूँ मैं। अब 12 है तो दिमाग में बैठ गया भाई 2, 3, 5, 7 ये क्या है? अभाज्य। तो ये डायरेक्ट दिमाग में चलता है। 12, तो 12 का अगर मैं बोलूँ कि 2 से काटूँ, कट जाएगा ना? तो 2 छक्का, दिमाग में डायरेक्ट 6 आया। 6 किससे कटेगा? पहले 2 से ही काटो, 2 से कट जाएगा, फिर 2 आया, फिर आया 3। अरे सही है। तो मैंने देखा 2 दूनी 4 3 12, दिमाग में डायरेक्ट। तो इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ कि 2 की पावर मिली 2 इंटू 3 की पावर मिली 1। जो बच्चे फास्ट करते हैं वो ये नहीं लिखते, वो डायरेक्ट ये लिखते हैं। अरे सही है, समझते चलना। अपन भाग विधि ही सीखेंगे जो आपसे आती है, ठीक है ना? मैं बस बता रहा हूँ इसको स्पेशल। 72 दिमाग में डायरेक्ट 2 से कटेगा, 36 2 से कटेगा, 18 2 से कटेगा, 9, तो 9 के लिए क्या लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर। 9 के लिए 3 का, तो देखा 2 कितनी बार? तो 2 की पावर 3 इन 3 की पावर। अरे सही है। फिर मैंने बोला भाई 36 2 से कटेगा, दिमाग में डायरेक्ट भाई 2 से कटा 18, 18 2 से कटेगा 9, 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। तो यहाँ बन गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अभी एलसीएम एचसीएफ पढ़ाना बकाया है पुराने बच्चों को भी, तो वो भी समझ लें, यही पढ़ाना पड़ेगा वहाँ भी। वहाँ बस बड़ा बड़ा कर दूंगा, यहाँ पहली बार बच्चे पढ़े तो इनको भी थोड़ा छोटा छोटा पढ़ा रहा हूँ। अब क्या होता है, यहीं से दोनों चीज़ें आ जाती है। इसका फ़ायदा ये, एक लाइन में एलसीएम, एक लाइन में एचसीएफ, यहीं से आ जाता है। तो एलसीएम की क्या पहचान है? जितनी संख्याएँ हैं उन सबको लेना है, जितनी संख्याएँ आई हैं उन सबको लेना है। तो मेरी समझ से 2 ही तो आई हैं, 2 और 3। अगर 5 भी होता, 7 भी होता, जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उन सबको उठा लेना है। अरे सही है। तो मैंने देखा तो भाई सब में 2 3 2 3 2 3 ही है, तो आपने उठा लिया 2 गुणे 3। अगर और कोई होती एक्स्ट्रा में, जैसे 5 होता, 7 होता, सबको उठा लेता, ठीक है, उठा लेता यानी रख लेता मैं। और रखने के बाद फिर मैं देखता कि 2 की जो है उसकी सबसे बड़ी घात, एलसीएम की क्वालिटी है बड़ी घात लेना, एचसीएफ की क्वालिटी है छोटी घात लेना। तो एलसीएम मैं बताऊं जो सबसे बड़ी घात है, तो 2 की सबसे बड़ी घात देखो ये है ना, तो 2 की सबसे बड़ी घात 3 थी, तो ये उठा लिया 2 की घात 3। अब 3 की सबसे बड़ी घात देखिए, तो 3 की सबसे बड़ी घात कौन है? 2, तो ये 3 की सबसे बड़ी घात 2। सही है। अब फास्ट इसको हल कर लूंगा, 2 की पावर 3 यानी 8, 3 की पावर 2 यानी 9, यानी एलसीएम आ गया 72। अरे समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? तो ये कहलाएगा क्या? अभाज्य। आइए यही एचसीएफ देख लीजिए, एचसीएफ भी एक लाइन में। एचसीएफ कैसे निकलता है? जो सब में हो वही संख्याएं उठाएंगे। अभी मैं देने वाला हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। जो सब में हो वही संख्याएं उठाएंगे। एचसीएफ की भी परिभाषा भी नहीं बताया तब भी। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करती है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। तो एचसीएफ में क्या है कि जो सब में होगा उसी को उठाएंगे, कॉमन अलग अलग वाला नहीं उठाना पड़ता। अगर 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, अरे है कि नहीं? एचसीएफ जो सब में होगा उठाएंगे, एलसीएम में सब उठाना पड़ता है।
नहीं समझ में आया। तो मैंने देखा HCF में 2 और 3 सब में है, अरे है कि नहीं? HCF में मैंने देखा कि 2 और 3 सब में है। अब HCF में घात लेना पड़ता है न्यूनतम, HCF में घात लेना पड़ता है न्यूनतम। तो भाई 2 की न्यूनतम घात देखिए, 2 की न्यूनतम घात 2 की पावर 2 ना, तो 2 की पावर 2। 3 की न्यूनतम घात देखिए, 3 की पावर न्यूनतम घात ये है ना, तो 3 की पावर 1। मैंने इसको हल किया, कितना आया? 12, यानी इसका HCF बनेगा 12, HCF बनेगा 12। अरे समझ में आया कि नहीं आया? इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या बोलेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि। अरे सही है। चलिए थोड़ा सा, किसने कहा? अंजू ने। हाँ अंजू, एक काम करो तुम, ठीक है समझा देता हूँ। देखो भाई, मैं थोड़ा और सवाल देता हूँ। ये 12 है, एक काम करो अंजू, HCF में क्या है? HCF का मतलब जो 3 मिले मुझे, 3 मिले, इन तीनों में जो जो संख्याएं हों, जैसे मैंने 2 3 इसमें भी है ना, 2 3 इसमें भी है ना, 2 3 इसमें भी है ना, तो 2 और 3 उठा लूंगा। अगर अभी जैसे मैं यहाँ डाल देता 5, यहाँ डाल देता 7, सही है ना? तो मैंने देखा 5 सिर्फ इसमें बस है, बाकी 3 में नहीं है ना, तो मैं 5 को ना उठाता। मैंने देखा 7 है, तो तीनों में 7 नहीं है, सिर्फ इसमें बस है ना, तो मैं 7 को नहीं उठाता। HCF में उन संख्याओं को उठाते हैं जो तीनों में हो, जो सब में हो। LCM में जितनी संख्याएं हैं पहले उनको उठा लेते हैं। तो जैसे मैं देखता कि 2 3 है, 5 भी मिल गया ना, तो इधर 5 भी लिखता, 7 भी दिख गया ना, इधर 7 भी दिखता। अब फिर सबकी मैक्सिमम घात ले लेता। क्या ले लेता? अधिकतम घात। अरे सही है, सही है कि नहीं है? चलो इसे उतारो, मैं 1 सेकंड में उतारो इसे, 1 सेकंड मैं बताता हूँ, थोड़ा अच्छा है। थोड़ा सा अच्छी एग्जाम्पल मिली। चलिए अब देखो, लिखूँ आगे? हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं एक सवाल देता हूँ, ठीक है बेटा दूँ इसे। अब लिखिए, क्वेश्चन है नेक्स्ट। अब इसको थोड़ा अच्छे समझना, क्योंकि उसमें सब में 2 3 मिल गया था। लिखिए 72, इसी अभाज्य गुणनखंड विधि से बता देता हूँ मैं, फिर भाग विधि बताता हूँ। 108 और 180 का LCM, ध्यान देना, अभाज्य गुणनखंड विधि से, और एंड HCF भी आ जाएगा। अभाज्य गुणनखंड से LCM HCF तुरंत दोनों आ जाते हैं, ठीक है। चलिए इसे उतारो सभी, अब फिर मैं बताता हूँ। अगर आप लोगों से बन जाए तो और भी अच्छी बात है। चलिए सही है, कर लिया। अब जिनने नहीं किया वो इधर देखो, अभी कोई बात नहीं, अभी मैंने कहा नहीं कि आपसे बनने लगा। 72 अभाज्य गुणनखंड 2 3 5 7 इनको उठाऊंगा, 4 6 8 इनको नहीं उठाऊंगा, क्योंकि ये भाज्य कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भाज्य। तो मेरे दिमाग में डायरेक्ट देखा, जब बच्चे प्रैक्टिस करते तो उनके दिमाग में डायरेक्ट दौड़ जाता है कि ये 2 की पावर कहाँ तक कट रहा है। नहीं समझ रहे हो? मैंने देखा 8 नाम 72, 16 से नहीं कट रहा है, यानी 8 से कट रहा है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अरे जो इनका कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है वो इस तरह से लिखते हैं, पर अभी आप लोग नहीं जानते तो आप लोग इस तरह से लिखोगे। 72 को डायरेक्ट दिमाग में देखा, 2 से कटता है क्या, तो कट गया। तो आप दिमाग में बनोगे किससे कटा? 36 से ना, 36 आया, 36 से 2 से कट रहा है, कट रहा है। क्या आया? 18, 18 2 से कट रहा है, क्या आया? 9। अब 9 जो है 2 से नहीं कटेगा, तो 2 के आगे की अभाज्य संख्या 3, तो 9 को देखा कि 9 3 से कट जाता है, यानी 3 का स्क्वायर। अरे सही है, सही है। धीरे धीरे भाई, इसलिए मैं आपको अभी इसको नहीं सिखा रहा, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड वर्क मांगती है। अब भाग विधि हार्ड वर्क कम मांगती है। जब ये हार्ड वर्क इसमें पकड़ लेते हो तो स्पीड हो जाती है, बस इतना फर्क है। 2 कितनी बार भाई? 1 2 3 बार, तो 2 की पावर 3। 3 कितनी बार? 2 बार। अरे सही है।
आ जाइए भैया 108 में, दिमाग में डायरेक्ट, क्या 2 से कटा, किससे कटा, 54, 54 2 से कटेगा क्या, किससे, अब 27 2 से कटेगा तो किस में जाऊंगा, 3 में, और डायरेक्ट देखा कि 27 3 से 3 3 9 3 27, अरे 27 को तो 3 की पावर 3 लिख सकते हो, 3 की पावर 3 27 को लिख दिया, तो डायरेक्ट बन गया ये 2 कितनी बार और 3 कितनी बार, सही है, अरे सही है। आ जाइए 180 में, चलिए 180 को देखो, 2 से कटेगा 90, 90 2 से कटेगा 45, 45 2 से कटेगा, 3 में जाऊं 3 से कटेगा 15, अरे 15 कटे ना, 15 × 45, 15, 3 × 5, 2 कितनी बार, 3 कितनी बार, 5 कितनी बार, सही है। अब मैंने बताया था, जिनके समझ में ना आए ईमानदारी से पूछ लेना, अब मैंने बताया था एलसीएम में पहला काम है जितनी संख्याएं हैं उनको ढूंढना है, तो देखा मैंने तो कौन कौन मिला, 2 3 और 5, जितनी है पहले उनको लिख लो, ये लिख लिया 2 3 5, अरे लिख लिया, और भी जितनी होती लिख लेता, 7 होता, समझ रहे हो ना, 11 होता, 13 होता, यही होंगी ना, अभाज्य संख्याएं होंगी भैया, 4 8 6 तो होंगी नहीं, क्योंकि 4 6 8 कट जाती हैं, तो मुझे अभाज्य ही मिलेंगी, या तो 2 तो होगी, या तो 3 होगी, या तो 5 होगी, या तो 7 होगी, या तो 11 होगी, तो जितनी मिली उनको लिख लिया। अब उसके बाद उनकी अधिकतम घात लिखना है, अधिकतम घात, तो 2 की सब में फास्ट देखिए अधिकतम